नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, हम सीयूटी पीजी एलएलएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अंदर जूरिस्प्रूडेंस और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हम डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो सीयूटी पीजी एलएलएम का एग्जाम देंगे वो बच्चे अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं। अभी एलएलबी के स्टूडेंट हैं वो, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो दोबारा से फिर से अपना जूरिस्प्रूडेंस और पीआईएल या हर एक सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि भैया आपको अप्रैल या मई में अपने जो फाइनल सेमेस्टर है उसके भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो ये आप पे पॉसिबल नहीं है कि आप कॉलेज भी जाओगे और आप अपना एलएलएम की प्रिपरेशन भी डीप स्टडी करोगे, हर एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ोगे फिर से, तो वो आपके पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए हम इन दो सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबली बच्चे इन दो सब्जेक्ट्स को स्कूल टाइम में, अपने लो स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में नहीं पढ़ते हैं ढंग से। तो जूरिस्प्रूडेंस और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के हम जो एमसीक्यू है डिटेल में वो करेंगे। तो आपको पता है कि हमने सोर्सेज ऑफ लॉ और हमारा स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कवर हो गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस से, वो दोनों कवर हो गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो 6 एपिसोड बन चुके हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, जो आपका सीयूटी पीजी एलएलएम में आया हुआ है 2023 के में। ड्यूटीज में बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटीज, असर्शन है। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखी है आपको। एक स्टेटमेंट का नाम असर्शन है, एक स्टेटमेंट का नाम रीजनिंग है, और आपको बताना है कि असर्शन और रीजन में कौन सा गलत है। अगर असर्शन सही है तो क्या रीजनिंग उसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। रीजन दिया है इसने, ड्यूटीज आर सब्जेक्ट टू क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को या तो आप रट लो कि भैया कैसे इसका आया आंसर, केवल ये कर लो, या इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के ये पता कर लो इसका आंसर टू कैसे हुआ। तो वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप, जो टॉपिक है इसका मेन टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। सीयूटी पीजी एलएलएम के 3 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो कम से कम आपके 5 6 क्वेश्चन आपके राइट्स एंड ड्यूटीज के रिगार्डिंग आए। और यूजीसी नेट का भी फेवरेट टॉपिक होता है राइट्स एंड ड्यूटीज, पोजीशन एंड ओनरशिप, क्योंकि ये आपके जूरिस्प्रूडेंस 1 में नहीं पढ़ाया जाता है, ये जूरिस्प्रूडेंस 2 में पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, लो स्कूल्स में। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है, यानी अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करोगे तभी आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है। और आप जो सीयूटी पीजी एलएलएम दे रहे हो वो इसीलिए दे रहे हो क्योंकि आपको आने वाले टाइम में यूजीसी नेट का भी पेपर देना है। तो आज का वीडियो ध्यान से सुनना आप, क्योंकि काफी चांसेस हैं कि ये टॉपिक आपने कॉलेज में नहीं पढ़ा होगा। तो राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए केवल इस वीडियो में हम राइट्स की बात करेंगे, अगले वीडियो में ड्यूटीज की बात करेंगे। तो वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, राइट्स क्या होते हैं, जो आपको पता है कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी कुछ राइट्स मिलते हैं, या और भी कुछ स्टैट्यूट बनाता है जो आपका लेजिस्लेटिव बॉडी है, कोई भी स्टैट्यूट बनाता है तो उसके अंदर कुछ राइट आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपने एक मैक्सिम पढ़ी होगी, उबी जस्ट ईबी रेमिडियम। ठीक है, वेयर देयर इज राइट देयर इज अ रेमेडी। तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा, उसी के इर्द गिर्द ये पूरा आपका टॉपिक है कि अगर आपके पास राइट है तो डेफिनेटली आपको उस राइट का, मतलब किसी के राइट को वोलेट नहीं करना है, तो आपको उसकी एक ड्यूटी भी है कि किसी दूसरे के राइट को आपको बचा के रखना है। तो जहां पे राइट है तो वहां पे इनडायरेक्ट वे में ड्यूटी भी है। ठीक है, और किसी इंसान की ड्यूटी है कि वो आपके राइट को वोलेट ना करे। तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा मैंने समरी बताया, बाकी इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, आप ध्यान से सुनना। देखिए, राइट्स इन लीगल टर्म्स मींस कह रहा है द स्टैंडर्ड ऑफ परमिटेड एक्शंस। ठीक है, कुछ एक्शंस आपको परमिट किए गए हैं, ठीक है, बाय द लॉ, लॉ के द्वारा, विच इज कॉल्ड लीगल राइट्स। तो जो आपको एक्शन परमिट करे गए हैं उन्हें ही बोलते हैं आपको लीगल राइट्स। ठीक है, लॉ के द्वारा जो भी एक्शन आपको परमिट करे जा रहे हैं वही आपके लीगल राइट्स हैं। जैसे आपको पता है कि 18 साल के बाद आप शादी कर सकते हो, कानून आपको पूरी आज़ादी दे रहा है, तो ये आपका लीगल राइट है। ठीक है, 18 साल की लड़की है तो वो 18 साल के बाद शादी कर सकती है, और लड़का है तो वो 21 साल के बाद शादी कर सकता है, ये आपका लीगल राइट है। इससे पहले आप करोगे तो वो लीगल राइट नहीं है आपका। ठीक है, लीगल राइट फिर क्या है, एनी इंटरेस्ट विच इज आइदर वेस्टेड। वेस्टेड जो आपको पता है कि अगर आप सारे फैक्ट्स फुलफिल कर दोगे, सारी कंडीशन फुलफिल कर देते हो, तो वो आपका वेस्टेड राइट बन जाता है। ठीक है, आइदर वेस्टेड या क्रिएटेड अंडर लॉ, या तो वो लॉ के अंडर क्रिएट किया गया है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा वो बना है आपका। तो लीगल राइट का थोड़ा सा इन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि भैया लीगल राइट क्या होता है। तो थ्योरीज आप देखोगे तो अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग थ्योरी को सपोर्ट किया है। एक होती है विल थ्योरी, एक होती है आपकी इंटरेस्ट थ्योरी। तो विल थ्योरी क्या कहती है, विल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जूरिस्ट इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे उनका ये मानना था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पर्पज ऑफ लॉ इज टू ग्रांट द इंडिविजुअल ए राइट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ अजर्शन। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पूरी आपकी जो विल है, जो आपकी इच्छा है, उसको ज्यादा मेन फोकस दिया है इन्होंने विल थ्योरी पे, कि भैया हमारे अकॉर्डिंग वही आपका जो लॉ होना चाहिए, उसका ग्रांट है कि
इंडिविजुअल राइट होना चाहिए आपके पास कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, आपकी जो भी इच्छा आप उनको पूरा कर सको, ठीक है। देयरफॉर राइट एमर्जेस फ्रॉम द ह्यूमन विल, इसीलिए कहा है कि लीगल राइट कुछ नहीं है, बस आपकी जो विल है वही आपका एक लीगल राइट है, ठीक है। इस थ्योरी को सपोर्ट किया है ऑस्टिन ने, हॉलैंड ने, पुस्ताने एंड पेटोन ने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा समरी दे दिया मैंने, बाकी ये नहीं पूछता है एग्जाम में इतना, बस ये पूछ सकता है कि लीगल राइट के रिगार्डिंग थ्योरीज कौन कौन सी हैं। तो दो थ्योरीज हैं, विल थ्योरी एंड इंटरेस्ट थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी को भी कुछ जूरिस्ट सपोर्ट करते हैं, जैसे आपकी सेलमेंट है और आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल में है लॉ ऑफ हियरिंग, जो हमने पढ़ा था सोशियोलॉजिकल स्कूल अच्छे से डिटेल में, तो वहां पे दे रखा था हियरिंग के बारे में। तो आप पूरा इसी क्रोनोलॉजी से जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना, सबसे पहले सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ना, उसके बाद स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना, और उसके बाद हम राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पोजीशन एंड ओनरशिप पढ़ेंगे, और जो लास्ट टॉपिक है हमारा पढ़ेंगे हम थ्योरीज रिगार्डिंग पनिशमेंट, ठीक है। तो यही आपके 5-6 मेन टॉपिक हैं, इसी में से आपके जूरिस्प्रूडेंस के 80 to 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बाकी जूरिस्प्रूडेंस और भी काफी वास्ट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और टाइम की कमी को देखते हुए हमें एटलीस्ट ये 5 टॉपिक तो पढ़ने ही पड़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। तो इंटरेस्ट थ्योरी क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पर्पज ऑफ लॉ इज टू प्रोटेक्ट सर्टेन इंटरेस्ट, ठीक है। जो लॉ का पर्पज है वो ये है कि आप किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए, एंड नॉट द विल ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इन्होंने जो विल थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज किया कि भैया विल थ्योरी पे आपका पर्पज नहीं है लॉ का, बल्कि हमारा लॉ का पर्पज यही है कि हम किसी दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, वही एक लॉ का मेन पर्पज है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला जो विल थ्योरी है, इंटरेस्ट थ्योरी है, इन दोनों को कंबाइन करके स्टडी किया गया। तो उसके बाद राइट की डेफिनेशन क्या निकल के आई वो आप समझिए। राइट मीन्स द लीगल प्रोटेक्शन एंड रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन विल, ठीक है। आपको जो ह्यूमन विल है उसका आपको लीगल प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा, उसको रिकॉग्नाइज्ड भी करना पड़ेगा लॉ के द्वारा, ठीक है। एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सर्टिफिकेशन सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप ह्यूमन विल को प्रोटेक्ट करिए, रिकॉग्नाइज करिए, जिससे उन इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है उसको भी आप सेटिस्फाई कर सको। तो ये इन्होंने कंक्लूड करके दिया कि विल थ्योरी और इंटरेस्ट थ्योरी का ये कंक्लूजन निकला कि एग्जैक्ट जो राइट की जो डेफिनेशन होनी चाहिए, लीगल राइट की जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि लीगल राइट का क्या कंसेप्ट होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपका जो टीपीए है, आपका जो टोर्ट है, आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आप उसको ज्यादा डीपली स्टडी नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो जो जूरिस्प्रूडेंस है इसीलिए बोला जाता है, जो ये सब्जेक्ट है ये आपका मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है। जिसने जूरिस्प्रूडेंस को अच्छे से पढ़ लिया उसको बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उनको डिटेल स्टडी करने में आसानी होती है, इस बात को आप मानिए। तो सेलमन ने 5 एलिमेंट्स आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे लीगल राइट के, उनके अकॉर्डिंग 5 एलिमेंट्स थे, उनके नाम क्या है ये थोड़ा सा डीप में हो जाएगा, लेकिन आपको जो ये 3 पॉइंट्स हैं इनको समझाने के लिए मुझे ये 5 पॉइंट बताने जरूरी थे। बाकी इन 5 पॉइंट्स को आप याद मत करना, लेकिन इन 3 पॉइंट्स को थोड़ा समझ लेना, कि जब तक आप ये 5 पॉइंट नहीं समझोगे आपको ये 3 पॉइंट नहीं समझ में आएंगे। तो पहला उन्होंने पॉइंट दिया कि भैया सब्जेक्ट होना चाहिए, किसी भी लीगल राइट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट मस्ट है। उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एक पर्सन होगा, मींस द पर्सन इन होम द राइट इज वेस्टेड और होल्डर ऑफ राइट, यानी कि उस पर्सन की हम बात कर रहे हैं जिसका उसका राइट वेस्टेड है, यानी कि जो होल्डर है उस राइट का, ठीक है। बाद में मैं आपके जैसे ये 5 होंगे खत्म आपके, इसके बाद फिर एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। पर्सन बाउंड होना चाहिए, यानी कि अब एक किसी दूसरे पर्सन की अब जिम्मेवारी है, एक ड्यूटी है कि वो उसके राइट को वोलेट नहीं करेगा, ठीक है। The act of forbearance, ठीक है, means it obliges a person to act or forbear in favor of the person who is entitled to the right, यानी कि सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात कर दी, ठीक है। The object of right भी उसके अंदर लीगल राइट के अंदर होना चाहिए। It is the thing in respect of which the right exists or is exercised, ठीक है। और उसके बाद फाइनली टाइटल होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ए ने बी से कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड परचेज किया है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपका ए है, ठीक है। जो सब्जेक्ट हो गया वो ए हो गया, क्योंकि वो एक इंसान है जो उसका राइट वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर हो गया। पर्सन बाउंड क्या है? पर्सन बाउंड सारे वो लोग हैं, सारे दुनिया के सारे वो लोग हैं जो भाई उनकी ड्यूटी है कि अब उस जो लैंड पे है उसको वो जो पर्सन ए है वो पूरा फुलफिल यूज करेगा। आप उसको लैंड को यूज करने में कोई भी उसमें बाधा नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। The act or forbearance means it obliges a person to act or forbear in favor of the person who is entitled to it। ये भी कुछ सिमिलरिटी उसके अकॉर्डिंग है कि भैया अब आपके भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं
कि अब आप उस पर्सन के रिगार्डिंग कोई भी आप मतलब उसका कोई भी ऐसा राइट वॉयलेट नहीं कर सकते, आपको उसकी राइट की इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट ऑफ राइट की बात करें तो वो यही है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लैंड है, ठीक है, तो लैंड के रिगार्डिंग बात हो रही है। टाइटल क्या है कि भैया अब आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, आपने ए ने बी से खरीदा तो अब बी से ए के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि पहले सब्जेक्ट इन्वॉल्व हुआ, फिर पर्सन बाउंड्स इन्वॉल्व हुए, फिर एक्ट ऑफ फॉरबियंस इन्वॉल्व हुआ, फिर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ राइट इन्वॉल्व हुआ, फाइनली टाइटल इन्वॉल्व हुआ, तब जाके आपका वो लीगल राइट बना। तो इस तरीके से कोई भी जो राइट बनता है तो इस तरीके से उन्होंने बताया ये 5 एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेलमंड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेलमंड ने बाद में बोला कि भैया 5 तो मैंने बता दिए, लेकिन ये 3 फोल्ड रिलेशन ही आपको हर लीगल राइट में मिलते हैं। तो उन्होंने बोला सबसे पहला क्या है, इट इज द राइट अगेंस्ट सम पर्सन या पर्संस, ठीक है, ये एक ऐसा राइट है लीगल राइट कि ये आपका या तो किसी एक इंसान के या फिर एक से ज्यादा इंसानों के आप जो अपोजिट में वो आपका ये राइट होता है। राइट अगेंस्ट वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। इट इज द राइट टू सम एक्ट और ओमिशन, ठीक है, मतलब यानी एक्ट और ओमिशन आपने आईपीसी में पढ़ा होगा डेफिनेशन में कि आपको ये पूरा राइट मिलता है कि भैया या तो आप उस चीज को करोगे या उस चीज को आप नहीं करोगे, तो ये भी एक आपका लीगल राइट है। यानी एक्ट करना यानी उस पर एक्ट करना, ओमिशन करना यानी आप वो चीज नहीं करोगे, यानी आपकी ड्यूटी बाउंड हो आप उसकी जो उसको राइट मिला है आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आप उसके राइट को वोलेट नहीं कर सकते। अगर आप उसके राइट को वोलेट करोगे तो फिर आप पे भी चार्जेस लगेंगे, यानी आप भी एक ऑफेंस करोगे, ठीक है। इट इज ए राइट ओवर टू डू सम, इट इज राइट ओवर और टू समथिंग टू विच द एक्ट और ओमिशन रिलेट्स, यानी कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा है, जो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे बात करी थी। कहीं ना कहीं आप देखोगे काफी फिलोसफिकल चीजें बताई हैं कि भैया राइट इस तरीके से बनता है, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, और फाइनली 3 फोल्ड रिलेशन में इन्होंने कंक्लूड कर दिया सालमन जी ने। लेकिन आपका जो एग्जाम में काफी जो क्वेश्चन बनता है वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ राइट से बनता है। आपके लगभग 7 टाइप के यहाँ पे आप पढ़ोगे राइट्स होते हैं, और ये आपको आने वाले जो आपके एलएलबी में सब्जेक्ट्स अगर आपने पढ़े होंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे। तो अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ राइट से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यही हमें थोड़ा समझना है कि इसके बारे में क्या बातचीत हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास टाइप आता है, वो आता है परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट राइट्स। परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट राइट्स को पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या कहता है। परफेक्ट राइट क्या होता है, इट मींस ए राइट विच हैज कोरिलेटिव परफेक्ट ड्यूटी, यानी ड्यूटी दैट कैन बी एनफोर्स्ड। ऐसे राइट जिनको भाई आप एनफोर्स करा सकते हो, ठीक है, तो वो आपके परफेक्ट राइट्स होते हैं। व्हेन लॉ रिकॉग्नाइजेस ए राइट इट प्रिस्क्राइब्स द रेमेडी आल्सो, यानी कि वो वही वाली है कि मैक्सिम होगी उबी जस्ट इबी रिमिडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो ये सारे जो राइट्स होते हैं ये परफेक्ट राइट होते हैं, जहां पे आपको राइट के साथ उसकी रेमेडी भी साथ में मिलती है। इनपरफेक्ट राइट की बात करें, ऐसे राइट विच ऑल्दो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ बट नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है, आपको भले ही राइट मिल रहा है लॉ के द्वारा लेकिन आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते जब तक आप एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे। जैसे आपने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा होगा कि भैया आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि भैया 3 साल के अंदर अंदर इस टाइप के सूट के अंदर आपको सूट फाइल करोगे तभी आपको रेमेडी प्रोवाइड करी जाएगी, 3 साल के बाद आप आओगे तो आपको रेमेडी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। तो ऐसे टाइप के राइट्स को बोलते हैं इम्परफेक्ट राइट, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया है टाइम बार्ड जो क्लेम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग आपका इम्परफेक्ट राइट होता है, ठीक है। अगर आप टाइम के बाद उसको एनफोर्स कराना चाहोगे तो वो एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। राइट्स इन रैम एंड राइट्स इन पर्सोनम, सेकंड जो टाइप है वो आपका राइट्स इन रैम है एंड राइट्स इन पर्सोनम है। ये आपने पक्का पक्का अगर आपने लॉ ऑफ टोर्ट्स पढ़ा है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो आपने पक्का ये 2 वर्ड सुने होंगे। जो आपका लॉ ऑफ टोर्ट्स है वो आपका राइट्स इन रैम पे बेस्ड है आपका, ठीक है, और जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो राइट्स इन पर्सोनम पे बेस्ड है। जो बेसिक डिफरेंस है आपका एग्जाम में पूछता है, हर एक एग्जाम में लगभग, आपके एलएलबी में भी शायद आपको टीचर ने बताया होगा कि जो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उनका सबसे जो बेसिक डिफरेंस एक तो यही है कि राइट्स इन रैम के रिगार्डिंग जहां हम बात करते हैं तो वहां हम लॉ ऑफ टोर्ट्स की बात करते हैं, एंड राइट्स इन पर्सोनम की बात करते हैं वहां हम आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं। एंड आपका टोर्ट्स में जो भी आपका डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, और आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डैमेजेस होते हैं वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है वरना काफी लेक्चर टोर्ट्स और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही बन जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आपका लॉ ऑफ टोर्ट्स आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या टीपीए की बात करेंगे, अभी हम वेस्टेड और कंटीजेंट राइट में टीपीए की बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, तो आप समझ पा रहे हो चीजें सारी जूरिस्प्रूडेंस से ही बन के निकली हैं। जो आपका रूट है, जो आपका रूट वर्ड है वो आपके सारे जूरिस्प्रूडेंस से ही बन के निकले हैं। तो इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस को अगर आपने अभी तक एलएलबी में नहीं पढ़ा है तो टाइम निकाल ले, एलएलबी के बाद में जब आपको टाइम मिलेगा तो आप जरूर पढ़ना उसको,
क्योंकि ये काफ़ी आपको नॉलेज देगा, आपको और भी थोड़ी जो लॉ की स्टडी है उसको डीप स्टडी करने में हेल्प करता है। राइट्स इन रैम की बात करें, इसको आपको रियल राइट भी कहा जाता है। ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन ए पर्सन इन जनरल, यानी कि भैया आप जब मान लो टोट्स की बात करते हैं, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है तो आप ये कह रहे हो कि पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं उनकी ये ड्यूटी है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ वो कोई भी नुकसान करते हैं तो फिर उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, इट इज अवेलेबल अगेंस्ट दी वर्ड एट लार्ज। ठीक है, ये वर्ड है इसलिए यहाँ पे राइट्स इन रेम की बात करी गई। राइट्स इन पर्सोनम की बात करें, इन्हें पर्सनल राइट भी कहा जाता है। ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन इंडिविजुअल, वहां पे आपके जनरल पे इम्पोज थी ड्यूटी, और ड्यूटी अगेंस्ट किनकी थी, वर्ल्ड एट लार्ज थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन इंडिविजुअल, लेकिन इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हो तो आपका जिसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, जिसके साथ हुआ है, आप उसी के अगेंस्ट आप कंपनसेशन की मांग करते हो, ना कि वर्ल्ड एट लार्ज पे आप कंपनसेशन की मांग करते हो। तो ये आपका कंसेप्ट है राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सोनम। उसके बाद थर्ड जो आपका टाइप है वो है राइट्स इन रे प्रोप्रिया एंड राइट्स इन रे एलिनिया। ठीक है, ये भी वर्ड आपने काफी सुना होगा, काफी बार सुना होगा, मतलब आपने टर्मिनोलॉजी पक्का सुनी होगी आपने। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में भी कई बार हम पढ़ लेते हैं, टीपीए में भी कई बार हम पढ़ते हैं इसको। राइट्स इन रे प्रोप्रिया की बात करते हैं तो हम उन राइट्स की बात करते हैं जो हमारी खुद की कोई चीज है उसके रिगार्डिंग जो हमारे राइट्स हैं उसमें हम बात करते हैं राइट्स इन रे प्रोप्रिया। ठीक है, और राइट्स इन रे एलिनिया की बात करते हैं जहाँ पे हम किसी की और किसी की प्रॉपर्टी है लेकिन हमारे राइट है, मींस राइट्स इन दी थिंग्स ऑफ अदर्स। ठीक है, जैसे आप जब भी लीज डीड बनवाते हो, किसी का कोई भी रेंटेड आप फ्लैट वगैरह लेते हो, अकोमोडेशन लेते हो, तो उसके बाद आपका उस प्रॉपर्टी पे कुछ राइट होता है कि भैया आपने 1 साल के लिए रेंट दिया है तो आप 1 साल के लिए वहां पे रह सकते हो जब तक आप सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, यानी कि दूसरे की किसी की थिंग पे आपका कोई राइट बनता है तो वो राइट्स इन रे एलिनिया होता है। वेस्टेड एंड कंटीजेंट राइट्स आपने पक्का पढ़ा होगा टीपीए में, अगर मैं बता दूं सेक्शन का नाम भी, सेक्शन नंबर 19 में वेस्टेड राइट्स की बात होती है और सेक्शन नंबर 21 में कंटीजेंट राइट्स की बात होती है। और ये आपने, अगर ये दो वर्ड आपको नहीं आते तो मैं मान के चलूंगा आपको टीपीए नहीं आता है। वेस्टेड एंड कंटीजेंट राइट पे आपका पूरा टीपीए कहीं ना कहीं घूमता है। ठीक है, तो वेस्टेड राइट्स की बात करें तो वेस्टेड राइट्स वो होते हैं व्हेन ऑल दी फैक्ट्स हैव ऑकर्ड, भैया आप सारी कंडीशंस फुलफिल कर देते हो तो वो आपका वेस्टेड राइट्स बन जाता है। एग्जांपल दूंगा मैं इसको, काफी अच्छे समझ में आएगा आपको। कंटिजेंट राइट की बात करें, जब आप when some but not all facts have occurred, कुछ फैक्ट भले ही आप फुलफिल कर दो लेकिन सारे फैक्ट आप फुलफिल नहीं करते, सारे फैक्ट्स ओकर नहीं होते हैं, तो ये आपका कंटिजेंट राइट वेस्टेड राइट तब बनेगा जब आप सारे फैक्ट्स ओकर कर दोगे तभी बनेगा, वरना ये नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि अगर ए ये कह रहा है, ए कोई इंसान है, वो बी को ये कह रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी अगर तुम सी से शादी करोगे। ए ने ये कंडीशन रख दी है। ठीक है, अगर वो खाली ये स्टेटमेंट होती कि मेरे मरने के बाद तुम्हें सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी बी को, तो वो केवल वेस्टेड राइट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि किसी ने जन्म लिया है तो मृत्यु तो उसकी होगी, यानी डेथ आपका एक ऐसा फैक्ट है जो होना ही होना है, एक ना एक दिन आपको वो ओकर होगा ही होगा। लेकिन जहां पे उसने सेकंड वाला एग्जांपल दिया कि मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी तभी होगी जब तुम सी से शादी करोगे, ए बी को बोल रहा है, ए बी को बोल रहा है कि मेरे मरने के बाद तुम्हें सारी प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब तुम सी से शादी करोगे, कंडीशन दे दी है सी से शादी करने के बाद ही तुम्हें सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। अब यहाँ पे अगर बी सी से शादी करेगा तब उसका जो कंटिजेंट राइट है वो वेस्टेड राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो शादी नहीं करता है तो ये कंटिजेंट राइट है, क्योंकि सारे फैक्ट्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम टीपीए में काफी डीपली स्टडी करते हैं। अगर आपने टीपीए को ढंग से नहीं पढ़ा है तो मेरा आप एआईबी वाली प्लेलिस्ट में भी जाके वहां से कर सकते हो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीयूटी पीजी एलएलएम के आप क्वेश्चंस का लेवल देखोगे, एआईबी के सारे क्वेश्चंस करके जाना, प्लेलिस्ट में मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व करा रखे, उनको एक बार डिटेल स्टडी खुद से करना। मान लो कोई सेक्शन मैंने कराया है, तो जैसे एआईबी में तो बेयर एक्ट अलाउड होते हैं तो याद करना कुछ पड़ता नहीं है, लेकिन आपको याद करके जाना पड़ेगा ना कि भैया सेक्शन 13 अगर हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के रिगार्डिंग ग्राउंड्स की बात करें तो सारे ग्राउंड्स आपको देखने पड़ेंगे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है, तो वहां पे फिर आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। लेकिन टॉपिक, कंसेप्ट और सेक्शंस की बात करें, सारे आपके एआईबी के सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में रिपीट होते हैं सीयूटी के। ठीक है, तो आप एआईबी की प्लेलिस्ट कवर करिए, सीयूटी का जो भी मैं आपको जो सिलेबस बच रखा है 15-20% सिलेबस, वो मैं आपको यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में करवा ही रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो 300 में से आपके काफ़ी चांसेस हैं कि आपके 170, 190, 200 के 90 के आसपास, 210, 220 के आसपास नंबर आ जाएंगे। ठीक है,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट्स की बात करें, फिफ्थ टाइप की जो बात होती है, प्राइमरी राइट्स को एंटीसीडेंट राइट भी कहते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी राइट्स को रेमेडियल राइट्स भी कहते हैं। ये आपने सुना होगा पक्का, कहीं ना कहीं आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कंसेप्ट सुना होगा। डिफेमेशन का काफी एग्जाम्पल लेके टीचर्स क्लास में इसको कराते हैं कि भैया जहाँ पे आपने किसी को डिफेम किया है तो आपका राइट ये है, प्राइमरी राइट ये है कि आप उस पर्सन के खिलाफ मतलब क्या कर सकते हो, आप डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हो कि उसने आपको डिफेम किया है, ठीक है। और आप जो सूट फाइल करते हो ये आपका प्राइमरी राइट है, और सूट के थ्रू जब आप उससे कंपेंसेशन लेते हो वो आपका सेकेंडरी राइट है, क्योंकि वहां पे आप रेमेडी लेना चाह रहे हो, रेमेडियल राइट वहां पे इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो डिफेमेशन का काफी मोस्ट कॉमन एग्जांपल करते हैं टीचर्स यूज। प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट्स की जहां बात करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। दोज राइट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ए रोंग हैविंग बीन कमिटेड, दे आर एंटीसीडेंट टू द रोंगफुल एक्ट और कमीशन। बिल्कुल सेम बात है, ठीक है। सेकेंडरी राइट्स की बात करें, दोज राइट्स विच आर द पार्ट ऑफ द मशीनरी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट फॉर द रीड्रेस ऑफ इंजरी, यानी कि रेमेडियल मेजर्स डन टू दी प्राइमरी राइट्स, ठीक है। तो वही जो एग्जांपल मैंने आपको दिया डिफेमेशन का, उसके रिगार्डिंग आप समझ सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी राइट्स क्या होते हैं। लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स की बात करें, देखिए इक्विटेबल लॉ बेस्ड ऑन इक्विटी आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका लॉ बेस्ड ऑन इक्विटी है, आपका टीपीए आपका लॉ बेस्ड ऑन इक्विटी है, हिंदू सक्सेशन एक्ट आपका लॉ बेस्ड ऑन इक्विटी है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट आपका लॉ बेस्ड ऑन इक्विटी है। ऐसे लॉज जहां पे आपको क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि भैया इस प्रकार की अगर कोई इंसान गलती करता है, कोई ऑफेंस करता है तो उसकी क्या रेमेडी है, कोई अगर पर्टिकुलर स्टैट्यूट में गिवन नहीं है वो रेमेडी, तो वहां पे जो सारी की सारी पावर होती है वो कोर्ट के पास होती है। कोर्ट अपना डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके आपको रिलीफ देता है। तो वो सारे एक्ट इक्विटेबल राइट्स होते हैं, वो सारे एक्ट आपके बने होते हैं लॉ बेस्ड ऑन इक्विटी पे। तो ये क्वेश्चन आपका एआईबी में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा काफी डीपली कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लीगल राइट और इक्विटेबल राइट में क्या डिफरेंस होता है। लीगल राइट में जहां की बात करते हैं तो कोर्ट एनफोर्सेस लीगल राइट ऑटोमेटिकली ऑन प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है, वो कर देता है, ऑटोमेटिक कर देता है, बस आपको प्रूफ देना होता है उनका एग्जिस्टेंस का। लेकिन इक्विटेबल राइट में कोर्ट का जो पावर होता है वो सारा का सारा डिस्क्रिशनरी पावर होता है, यानी कि वो अपनी सूझबूझ से देखता है कि हमें एनफोर्स कराना है या नहीं कराना है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस है। लास्ट है आपका, लास्ट टाइप है जस एड रेम, ठीक है। जस एड रेम आपने पक्का ये मैक्सिम सुना होगा, आपने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में सुना होगा, टीपीएम में सुना होगा, या फिर अपना जूरिस्प्रूडेंस में सुना होगा। इसका मतलब होता है इट इज ए राइट टू ए राइट, यानी राइट के साथ जो एक राइट मिलता है। जैसे आप कई बार ऐड में सुनते होगे 2 लक्स के साथ 1 लक्स साबुन बिल्कुल फ्री, या फिर आप कोई और प्रोडक्ट ले रहे हो उसके साथ छोटा सा और कोई प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री। तो राइट के साथ कोई राइट जब निकल के आ रहा है तो वहां पे हम जस्ट एड रेम की बात कर रहे हैं। इसका सबसे आसान एग्जांपल है सेल डीड की बात करें। देखिए जब भी आप एग्रीमेंट टू सेल बनाते हो सेल डीड में, ठीक है, या फिर जब भी आप थोड़ा सा अपने कंसिडरेशन अमाउंट दिए दूसरी पार्टी को, तो वहां पे आपका ये हो गया कि चलो भैया मैं आपके साथ डील करूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेल डीड बन जाती है तो यानी कि अब टाइटल ट्रांसफर हो गया, टाइटल ट्रांसफर हो गया यानी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अब आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन गए, एक राइट आपका हो गया ट्रांसफर। लेकिन उसके साथ साथ एक और राइट ट्रांसफर होता है कि अब उस बंदे को जो प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन भी आपको ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए सेल डीड के साथ साथ जैसे सेल डीड बनती है तो आपके पास 2 राइट आते हैं, एक तो टाइटल का जैसे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, और एक आपका पोजेशन का राइट भी साथ के साथ आता है। इसीलिए जो जस्ट एड्रिम है ये इस टाइप का राइट है कि इसके अंदर राइट टू ए राइट थिंग दोनों आपको साथ के साथ मिलती हैं, ठीक है। और ये हमेशा ही राइट इन पर्सोनम होता है, ठीक है, जो अपने राइट इन पर्सोनम यहाँ डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग होता है। यानी कि ये केवल आपका इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होगा, यानी कि जिसके साथ आपने सेल डीड बनाई उसके अगेंस्ट होगा। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, सारी चीजें बहुत ही इजी हैं, बड़े ही आसान से आप राइट वाला टॉपिक कर सकते हो कवर। अगली बार हम करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ड्यूटीज कवर करेंगे, क्योंकि जब तक आप राइट्स नहीं पढ़ते तो आपको ड्यूटीज समझ में नहीं आता। कई बार क्वेश्चन राइट से पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन ड्यूटीज से पूछ लेता है, इसीलिए दोनों को पढ़ना, दोनों को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई अगर पर्सनली डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना पर्सनली डाउट भी पूछ सकते हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।